कोई टाइगर अगर मॉनिटर हुआ है, हमें देखना है कि उसका इशू क्या है। अवनी नावाची टायगर्स होती. माणसाचं रक्त लागला तर तो आदमखोर होतो. वागदो जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत फेमस डोमिनेट मेल टाइगर था जिसने बहुत बड़े ताड़ोबा के क्षेत्र में राज किया। ऐसा कहा जाता है कि जब उसका प्राइम डोमिनेंस पीरियड था उस वक्त कोर बफर के क्षेत्र दोनों मिला के उसके अराउंड 40 से 50 कब्स थे। 40 से 50. कोलसा क्षेत्र में शिवा नामक एक मेल टाइगर था। शिवा वागडो मेल और कोरी फीमेल का कब था। शिवा मेल टाइगर एग्जैक्ट अपने फादर की तरह लुक लाइक मेल टाइगर, यानी कह सकते हैं कि फादर का एकदम ट्रू कॉपी। देववाणी डिजिटल माध्यमामध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण परत आलेलो आहे ताडोबामध्ये आणि आपले गेस्ट आहे रणवीर सर. नमस्कार. नमस्कार। मानव आणि वाघ यामधला संघर्ष हा नियमित होत चाललाय. लोकांचं असं मत आहे वाघ हा शहरामध्ये येतो. वाघ हा शहरामध्ये येतो ही गोष्ट खरी आहे की मानव हा जंगलात जातो ही गोष्ट खरी आहे. घटते हुए जंगल, आसपास आती हुई कोल माइंस, हाईवेज, डैम्स, अर्बन एरियाज मतलब बढ़ते हुए शहर, गांव जो बढ़ रहे हैं, इससे जो टाइगर का आवास है, जो उसका फॉरेस्ट है, वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो टाइगर की संख्या बढ़ रही है और जो जंगल और शहर में कम होता हुआ डिस्टेंस ही एक मेन कारण है, जिसकी वजह से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आज हमारे चंद्रपुर जिले में इतने पीक पर है. गेल्या काही महिन्यामध्ये 26 ते 27 मानव आणि वाघाचे संघर्ष झाले. मानवावरती जेव्हा वाघ हल्ला करतो तो सडन हल्ला करतो की एक भक्षक म्हणून पाहतो. इसमें हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी कि ये जो हमले हो रहे हैं ये हम देख रहे हैं कि जो किसान या खेतों में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो जब काम करते हैं तो उस वक्त उनकी पोजीशन जो होती है वो नीचे झुक के बो डाउन होके काम करते हैं. जैसे ज़मीन पे झुक के घास उखाड़ना या फसलों के बीच में जो कचरा जमा होता है उसको निकालना. उस वक्त जब वो नीचे झुके होते हैं तब जो टाइगर जो उनके खेतों के आसपास या जंगल किनारे बैठा हुआ होता है उसे ऐसा लगता है कि कोई चीतल, सांबर या गौर या कैटल नीचे झुक के घास चर रहा है. उस दौरान टाइगर उन पे हमला करता है, जिसमें किसान जो अपने खेत में काम कर रहा है, जो लेबर अपने खेत में काम कर रहा है, उसकी जान चली जाती है. लेकिन हमें ये भी समझना है कि अचानक से ये हमले बढ़े कैसे हैं. हमने देखा है कि ताड़ोबा में कंटिन्यूस हर साल जो छोटे शावकों की संख्या बढ़ती जा रही है. हर साल ताड़ोबा में 20 से 30 नए कब्ज होते हैं. 20 से 30? जी सर, 20 से 30 हम लोग ये टूरिज़्म जो एरिया है वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. ऐसे ही नॉन टूरिज़्म एरियाज़ भी हैं जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं, उनके भी कब्ज होते हैं. जब ये कब्ज सब अडल्ट एज के हो जाते हैं, मतलब 18 से 20 महीने का एक शेर, उस दौरान उनको अपने एरिया या अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक अलग जंगल, एक अलग कंपार्टमेंट, एक अलग फॉरेस्ट पैच लगता है. वो फॉरेस्ट पैच जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है और वो फॉरेस्ट पैच जिसके आसपास गांव वाले खेती कर रहे हैं या वैसे पैच जो उनके कॉरिडोर्स के बीच में हैं, उस दौरान जब टाइगर अपने जंगल से दूसरे जंगल की तरफ पलायन करते हुए ह्यूमंस के इंटरेक्शन में आता है तब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सिंदेवाही और ब्रह्मपुरी इन दोनों क्षेत्र के आसपास पिछले कुछ महीनों में मानव और जानवरों का संघर्ष बढ़ा है. स्पेशली टाइगर्स द्वारा मारे गए किसानों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है. तो इस क्षेत्र में हमें समझना होगा कि जो कॉरिडोर है, जो ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और ब्रह्मपुरी और सिंदेवाही के जो बीच का क्षेत्र है,
वहाँ पे अचानक से जो वाहनों का आवागमन बढ़ा है, जो नागपुर से उमरेड की ओर बढ़ते हुए जो हाईवेज एक्सपांशन हुए हैं, उसमें उनके जो कॉरिडोर्स है, जहाँ से एक टाइगर दूसरे जंगल में माइग्रेट होता था, जैसे ताड़ोबा का टाइगर वाया उमरेड पेंच जाता था, वो कॉरिडोर्स एक तरह से टूट गया है, जिसके वजह से अब वो लोग वहाँ से पास ऑन होके दूसरे क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, अपनी टेरिटरी फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वो खेतों के नज़दीकी इलाके, छोटे मोटे झुड़पी जंगल और ब्रह्मपुरी शहर या सिंदेवाही शहर के आसपास के जो छोटे जंगल है, वहाँ पे अपना एरिया बना रहे हैं. नाही, परंतु तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की कॉरिडॉरमध्ये हायवेज बनत आहे, परंतु आपल्याला डेव्हलपमेंटकडे जायचं आहे, हायवेज बनवायचे आहे. मग यांचा समतोल फॉरेस्ट किंवा गव्हर्नमेंटनी कसा करायला पाहिजे? पेंचला जाताना एक त्यांनी हायवे बनवलेला आहे, परंतु त्यांनी जेवढाही जंगलचा एरिया बनवला तो एक ब्रिज बनवलेला आहे जी. किंवा माइन्स ज्या डेव्हलप करत आहेत त्या माइन्समुळे कॉरिडॉर डिस्टर्ब झाला जी. मग यावरती काही दुसरं हे की माइन्स शिफ्ट करायला किंवा हायवे बनवताना त्यावरती ब्रिज बनवायला, म्हणजे एका वाघाला जर त्याचा जो एरिया त्याला घ्यायचा आहे, जी. कारण डेफिनेटली ताडोबामध्ये वाघाची संख्या वाढत आहे, त्यांना त्याचा त्या एक पर्टिक्युलर एरिया घ्यायचा आहे, तर त्यासाठी डेव्हलपमेंट करताना या सगळ्या गोष्टीचा गव्हर्नमेंटनी विचार करायला हवा का? पेंच और ताड़ोबा और महाराष्ट्र पेंच और एमपी पेंच के बीच में जो अंडरपासेस बनाए गए हैं, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि एटलीस्ट हमने कुछ एफर्ट्स लिया है ताकि उनका माइग्रेशन कंटिन्यू रहे. लेकिन माइग्रेशन के लिए जो पाथवेज बनाए गए हैं, अकॉर्डिंग टू मी, हमें ऐसे पाथवेज की और ज़रूरत है. ऐसे कई अंडरपासेस चाहिए हमें हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमारे जो टाइगर्स हैं उनका रीलोकेशन करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ताड़ोबा की कुछ टाइगर्स को सह्याद्री टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. इसी तरह से हमारे जो टाइगर्स है, जो आसपास जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, यहाँ से टाइगर्स को रीलोकेट भी करना चाहिए. प्लस गवर्नमेंट ने जो माइन्स क्लोज डाउन हुई है, जो ओपन कास्ट माइन्स क्लोज हुई हैं, उनको वापस से बुझाकर उस पर जो ट्री प्लांटेशन करके एक छोटे छोटे पैचेस डेवलपमेंट करने चाहिए, ताकि उसमें से कुछ जो टाइगर्स हैं वो टेरिटरी ऑक्युपाई करें और वो एरिया को पूरा अपना एरिया बनाते हुए एक इकोसिस्टम डेव्हलप करे. वाघांचं वय म्हणजे आपण जनरली म्हणतो की 7-8 महिन्याचा तो कप्स असतो. पर्टिक्युलर वाघाला एक टेरिटरी घ्यायसाठी त्याचं वय एक अंदाज काय असायला हवं? अराउंड 3 साल का जब एक टाइगर हो जाता है, एक सब अडल्ट हो जाता है, तब वो अपनी माँ से अलग होके अपनी एक टेरिटरी बनाने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए ट्रैवल करता है. नागजीरा में तेंदू नामक नर बाघ को 2 मेल कब्स हुए, जय और वीरू. जय माइग्रेट करके नागजीरा से उमरेड तक आया कॉरिडोर्स के थ्रू. क्यों आया? क्योंकि उसको अपनी एक इंडिविजुअल टेरिटरी बनानी थी. उसी तरह से जो टाइगर्स का जो माइग्रेशन है वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में है. एक टाइग्रेस है जूनाबाई, जो मदनापुर क्षेत्र में, मदनापुर बफर जोन में दिखती है. हमने एक पैटर्न देखा है कि जूनाबाई के जो कब्ज हैं वो हार्डली 18 मंथ्स टू 22 मंथ्स में अलग कर देती है. वो इसका मतलब ये है कि वो अपनी टेरिटरी, अपने जो कब्ज है उनको नहीं दे रही है, जिसके वजह से उसके कब्ज माइग्रेट होके अलग अपना एक एरिया बनाने जाते हैं. तो उसी तरह से 2-3 जगह ऑब्जर्व किया गया है कि 20 महीने से लेके 3 साल तक का जो टाइगर है वो जनरली माइग्रेट करता है अपनी टेरिटरी फॉर्म करने के लिए. मानव आणि वाघ या संघर्षामध्ये एखाद्या वाघाला जर माणसाचं रक्त लागलं, म्हणजे मी काही ऐकलेलं असं की माणसाचं रक्त लागला तर तो आदमखोर होतो. जसं एक यवतमाळचं उदाहरण होतं की मला वाटतं एक अवनी नावाची टायगर्स होती, पण त्यामध्ये त्या सिच्युएशनमध्ये वाघाला मारणे हाच एक उपाय आहे की अजून काही त्यामध्ये करता येईल आपल्याला? मैन ईटर होने के पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं.
टाइगर के या टाइग्रेस के। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टाइगर अगर मैनीटर हुआ है तो हमें देखना है कि उसका इशू क्या है। जब हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको ट्रैप कैमरा लगा के मॉनिटर करता है तो हमारे पास जो डेटा आते हैं उसमें हम लोग को एग्जामिन करना चाहिए कि ये ओल्ड एज के कारण, ओल्ड एज मतलब उसके टीथ टूट गए हैं, उसको कोई इंजरी है, या उसके क्लॉज जख्मी है, या उसके पंजे जख्मी है, जिसके वजह से वो अपना नेचुरल प्रे छोड़ के इजी टारगेट ह्यूमंस की तरफ आ रहा है। तो हमको ये एग्जामिन करके निर्णय लेना पड़ता है कि उसे मारना है या उसे रखना है। लेकिन मेरी राय ये है कि अगर हमको ऑब्जर्व होता है कि उसको कुछ फिजिकल डिफिकल्टीज है तो हमें बीन इंडिया केयरिंग अबाउट सो मच अबाउट टाइगर्स, जैसे हम सेव टाइगर कैंपेन्स चला रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारी टाइगर पॉपुलेशन डबल हो गई है, तो हमें हमारे टाइगर्स के लिए ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाने चाहिए ताकि हम रैपिड एक्शन लेके ऐसी सिचुएशन में कि अगर कोई टाइगर ह्यूमन को किल कर रहा है, मल्टीपल किल हो रहे हैं या ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास घूम रहा है, तो तुरंत हम उसको रेस्क्यू करें, उसका एग्जामिन करें, अगर उसको कोई मेडिकल इशू है तो उसको ट्रीट करें और फिर उसको कोशिश करें कि उसको वापस वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस करें ताकि हम देख सके कि इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो ये नेचुरल प्रे बेस की तरफ वापस जा रहा है या इसकी हैबिट बन गई है कि इजी प्रे ह्यूमंस की तरफ अटैक करना है। फिर हमें निर्णय लेना चाहिए कि अगर ये नेचुरल प्रे की तरफ जा रहा है तो हमें उसको बिल्कुल चांस देना चाहिए कि वो वाइल्ड में जाए, अपना नेचुरल लाइफ साइकिल कंप्लीट करे और बाकी शेरों की तरह वाइल्ड में सरवाइव करे। लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन है कि अगर हम देखा जाए कि इसकी हैबिट बन चुकी है कि अगर इसका ट्रीटमेंट के बाद भी ये ह्यूमंस के आसपास आ रहा है तो उस वक्त उसको कैप्चर करके उसे त्याला आपण एक रेस्क्यू करून एक पर्टिक्युलर आपल्या प्राणी संग्रहालयामध्ये किंवा कुठेतरी एक व्यवस्थित जिवंत ठेवा रखना चाहिए। अब कारण क्या है, मैं उसे मारना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि एक टाइगर की टेरिटरी में और दूसरे भी टाइगर्स आते हैं। जैसा एक फीमेल है उसके साथ एक मेल है, या तो एक मेल है उसके साथ मल्टीपल उसकी फीमेल्स हैं, उनके सब अडल्ट बच्चे हैं। कभी कभी देखा गया है ताड़ोबा में कि जो फीमेल अपने बच्चे छोड़ चुकी है, कभी कभी वो भी विजिट करते हैं वो एरिया में, वापस आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, गलती से कभी मिस आइडेंटिफिकेशन से कोई गलत टाइगर मर जाए शूट आउट के ऑर्डर के दौरान तो इसके भी चांसेस बने रहते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि उसको रेस्क्यू करके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके उसको कैप्चर करके रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ किलिंग। फिल्म दुनियामध्ये एक कोणता तरी अभिनेता असं नाव आहे, तसं मला वाटतं एक ताडोबामध्ये नाव आहे छोटा मटका। जी सर। मध्यंतरी तो इंजर्ड झाला होता, परत त्याला काही औषध उपचार झाल्यानंतर परत त्याला सोडलं। सर छोटा मटका का केस ऐसा था कि छोटा मटका अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते वक्त इंजर्ड हुआ। उसने एक ब्रह्मा नामक टाइगर को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब टाइगर सेंसस होता है उन दोनों के बीच में फाइट हुई जिसमें ब्रह्मा टाइगर मारा गया और छोटा मटका काफ़ी हैवीली इंजर्ड हुआ। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसे मॉनिटर किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि उसको नेचुरल उसके हैबिटेट में रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करे। जब वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा था और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 24/7 उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था कि ये किल कर रहा है, कैटल किल कर रहा है, घूम रहा है, उसी दौरान क्या हुआ कि कुछ वाइल्ड लाइफ लवर्स ने ओवर एक्साइटमेंट में PIL दर्ज की और कोर्ट से दरख्वास्त लगाई कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। तब उसे रेस्क्यू करके वापस ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा गया, जहाँ पे प्रॉपर एग्जामिन के बाद पता चला कि उसके जो पॉज है, जो हंटिंग करता है, पॉज जो होते हैं, जो क्लॉज होते हैं, उसका जो अपर एरिया है वहाँ पे उसे फ्रैक्चर्स है जो ट्रीट नहीं हो सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उसी वजह से उसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे और उसका फर्दर डिसीजन आगे क्या है ये एक पेंडिंग विषय है। परंतु तुम्ही एखाद्या वाघाला रेस्क्यू करून आणून जर तुम्ही तुमच्या रेस्क्यू सेंटरमध्ये ठेवलं, त्याला तुम्ही इझिली जेवण पुरवता। हाच वाघ काही दिवसानंतर ज्या वेळा तुम्ही जंगलामध्ये सोडतो तो पूर्ण वाईल्ड प्रमाणे जसं पहिले जंगलामध्ये जायचा, आपल्या हाताने शिकार करायचा, व्यवस्थित हे करायचा, तो रेस्क्यू नंतर तो परत तसा जगू शकतो का?
पेंच में एक राजा नाम का टाइगर जिसे रेस्क्यू किया गया था आफ्टर इंजुरी, उसे काफ़ी दिन तक ट्रीटमेंट किया गया, उसके पूरे वॉन्ड्स और बाकी इंजुरीज जो थी उसे प्रॉपर एग्जामिन करके उसको वापस वाइल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया। और मैं आपको बता सकता हूँ आज जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे मुझे पता लगा है कि वो बहुत सक्सेसफुली वापस अपने एरिया में घूम रहा है, अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है और उसकी जो फीमेल्स है जिनको कब्ज है वो कब्ज को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर टाइगर को हम ट्रीटमेंट करके वापस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं परंतु तो वो सर्वाइव करता है। परंतु गेल्या काही महिन्यामध्ये मी बघतो छोटा मटका हा इझी, म्हणजे एखाद्या गायीची शिकार, तो जखमी आहे म्हणून तसा करतोय की काय? छोटा मटका का जो जोन है नीम जिला नवेगांव अलीजंजा, इसके बॉर्डर लाइंस पे और इसके कुछ नज़दीकी क्षेत्र में जहाँ पे छोटा मटका राज करता है, जो उसकी टेरिटरी है, वहाँ पे गांव वाले अपने जो कैटल्स है वो लेके काफ़ी जो कैनल्स हैं उसके आसपास आ जाते हैं, जिससे छोटा मटका को एक इजी प्रे की पहले से ही आदत लगी हुई है। तो वो पहले से ही कैटल किल करता था, ऐसा नहीं है कि वो अभी इंजर्ड हुआ है तो कैटल किल कर रहा है। और छोटा मटका ही नहीं, वहाँ वो क्षेत्र के और भी जो बाघ हैं वो भी उसी तरह से वो सेम पैटर्न जो कैटल किल करना है वो करते आ रहे हैं। ताडोबा वाघ आणि ताडोबा हे आहे, परंतु गेल्या वर्ष दीड वर्षापासून मी एक वेगळं चित्र बघतोय। ब्लॅक लेपर्ड्स हा शब्द ताडोब्यामध्ये खूप सारे लोकांनी पाहिला आहे, परंतु असं एक अननोन आहे ब्लॅक लेपर्ड्स। सगळे म्हणतात आहे, कोणी म्हणतात नाही आहे। हा, यावर थोडंसं काही सांगा सर। ताडोबा में पहला ब्लैक लेपर्ड जो टूरिस्ट को दिया था वो था कोलसा रेंज में। कोलसा रेंज में एक फॉरेन टूरिस्ट ने पहली बार एक वाटर होल पे ब्लैक लेपर्ड देखा था। उस साइटिंग के बाद से काफ़ी अलग अलग जगह पे उसी क्षेत्र में, कोलसा के बफर क्षेत्र में, कोर क्षेत्र में और आसपास के फॉरेस्ट एरिया में 2-3 बार अलग अलग ब्लैक लेपर्ड्स देखे गए, जिससे ये पता लग रहा है कि ताडोबा के आसपास ब्लैक लेपर्ड की संख्या एक गुड नंबर्स में मौजूद है। अभी करंटली कहना चाहूँ तो पांगड़ी आसवल चूहा जो जोन है वहाँ पे हमने देखा है कि कंटिन्यूस एक फीमेल ब्लैक लेपर्ड देखी जा रही है। तो ऐसे ही एक जो मेल ब्लैक लेपर्ड था वो कोलसा रेंज से माइग्रेट होकर ताडोबा आया था, जो प्रॉपर ताडोबा का कोर जोन है वहाँ देखा जाता था। अभी काफ़ी 6-7 महीने से वो देखा नहीं जा रहा है, लेकिन ताडोबा में मेरे अंदाज से जो मेरा नॉलेज है 3 से 4 एक्टिव ब्लैक लेपर्ड्स हैं हमारे क्षेत्र में। सर, ब्लैक लेपर्ड्स और अपना नॉर्मल लेपर्ड्स कॉम्बिनेशन होता है? सर, ब्लैक लेपर्ड और नॉर्मल लेपर्ड वो एक ही है। यानी जो स्किन में जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमंस में कुछ स्किन इश्यूज होते हैं, मेलानिन प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ में भी मेलानिन इशू के वजह से उनके कलर्स, उनके कोट का कलर, कोट मतलब उनकी स्किन, उसका कलर चेंज हो जाता है, जिसके वजह से वो ब्लैक लेपर्ड या वाइट स्पॉटेड डियर या वाइट टाइगर ऐसे अलग अलग जो स्किन कोट्स हो जाते हैं वातावरणानुसार जी, वो वन एंड द सेम स्पीशीज है। ब्लैक लेपर्ड और लेपर्ड सेम स्पीशीज है, बस बट स्किन के कुछ इश्यूज की वजह से या मेलानिन के कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसे ब्लैक लेपर्ड ऐसा बोलते हैं। भारतामध्ये साधारणतः ब्लॅक लेपर्ड्स कुठे दिसलेले आहेत? भारत का सबसे फेमस ब्लैक लेपर्ड जो है वो पाया गया था काबिनी के जंगल में, उसका नाम था साया। वहाँ से एक ट्रेंड शुरू हुआ कि ब्लैक लेपर्ड की फोटोग्राफी करना है, ब्लैक लेपर्ड देखना है, तो काफ़ी उसकी हाइप बनी। वो हाइप के बाद दूसरा ब्लैक लेपर्ड जो देखा गया था वो देखा गया था वेस्टर्न घाट्स एरिया में। वहाँ पे भी ब्लैक लेपर्ड की काफ़ी अच्छी संख्या है, जो हाईवेज के आसपास या लोकल्स ने अपने फार्म्स में काफ़ी उनको देखा है। फिर जब 2017 या 18 के आसपास बिफोर लॉकडाउन जो फॉरेन सिटीजन ने जो ब्लैक लेपर्ड देखा था, उसके बाद से सर ये काफ़ी ये ब्लैक लेपर्ड पेंच में भी देखा गया है। पेंच के तेलिया जो जोन है वहाँ देखा गया, और अभी रिसेंटली एक मोगर कसा नामक जो जंगल है जो पेंच में आता है, पेंच महाराष्ट्र में, वहाँ पे काफ़ी एक्टिवली ब्लैक लेपर्ड की साइटिंग शुरू है। एखाद्या राज्याचा राजा तसा ताडोब्याचा एक राजा किंवा सर्वात मोठा वाघ म्हणून वाघडोहला ओळखत होते जी।
वाघडो हे नाव आणि त्यानंतरची जी पिढी, साधारणतः वाघडो नंतर एक किती पिढ्या आल्या असेल? एक चर्चित नाव वाघडो, त्यानंतर एक किती पिढ्या साधारणतः, म्हणजे काय ब्लड लाइन काय? वागदो जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत फेमस डोमिनेट मेल टाइगर था जिसने बहुत बड़े ताड़ोबा के क्षेत्र में राज किया। ऐसा कहा जाता है कि जब उसका प्राइम डोमिनेंस पीरियड था उस वक्त कोर बफर के क्षेत्र दोनों मिला के उसके अराउंड 40 से 50 कब्स थे। 40 से 50? जी सर, ऐसा देखा गया है। लौता मेल टाइगर वागडो था जिसने अपने 2 डिफरेंट फीमेल के कब्स को एक किल पे यूनाइट किया था, यानी उसने एक किल किया था जहाँ पे उसने दोनों फीमेल के कब्स को लाके वो किल पे लेके आया था। वो मोमेंट मैंने देवाड़ा बफर में खुद अपनी आंखों से देखा था कि 2 डिफरेंट फीमेल्स के कब्स उसने एक साथ लाए थे। यानी ये दिखाता है कि ना सिर्फ वो एक डोमिनेंट मेल टाइगर था बट एक केयरिंग मेल टाइगर था जो अपने अलग अलग फीमेल्स के जो कब्स थे उनका प्रॉपर ध्यान रखता था, जिस कारण काफ़ी उसके कब्स अलग अलग ताड़ोबा के जो जोन्स है वहाँ फैले और वहाँ पे अच्छा ग्रो किया। कोलसा क्षेत्र में शिवा नामक एक मेल टाइगर था। शिवा वागडो मेल और कोरी फीमेल का कब था। वो शिवा मेल टाइगर एग्जैक्ट अपने फादर की तरह लुक अलाइक मेल टाइगर, यानी कह सकते हैं कि फादर का एकदम ट्रू कॉपी। उसने कोलसा के क्षेत्र में अराउंड 5 से 6 साल राज किया और उसने अपने काफ़ी वहाँ बहुत सारे कब्स जो अलग अलग फीमेल के द्वारा उसने वो पार्क को प्रॉस्पर किया। अब प्रॉस्पर करने से क्या हुआ कि कोलसा क्षेत्र में भी साइटिंग इंक्रीज हुई, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। कोलसा कोर के बाद कोलसा बफर स्टार्ट किया गया जहाँ पे वापस से और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जिससे क्या हुआ कि वो क्षेत्र में जहाँ टाइगर कम दिखा करते थे अब वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी टाइगर पॉपुलेशन हो गई है। वागडो मेल के बाद आया शिवा मेल टाइगर जिसने कोलसा पे राज किया। फिर शिवा मेल टाइगर को हुए कब्स जिसका नाम रखा गया K1 K2। अब जो के शब्द है वो के शब्द उसकी मदर के लिए यूज किया गया। उसकी मदर का नाम था कुआनी, यानी शिवा की जो पार्टनर थी, फीमेल पार्टनर कुआनी फीमेल, उसके जो कब्ज हुए उसका नाम रखा गया K1 K2। ये दोनों मेल टाइगर थे। जो K1 है, K1 जो मेल टाइगर है अभी वो दिखता है हमारा जो लोहारा और मूल के आसपास का क्षेत्र है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देना चाहता सेफ्टी रीजन की वजह से। तो वो क्षेत्र में K1 रूल करता है वो एरिया में। और जो K2 मेल टाइगर है, K2 मेल टाइगर अभी 4-5 दिनों से मोहरली के जो खातोड़ा पार्ट है वो क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, यानी वो अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि वागडो का जो दौर था, वागडो की जो ब्लड लाइन थी वो शिवा, फिर शिवा से वापस K1 K2 द्वारा वापस से मोहरली में रीइंट्रोड्यूस हुई। मतलब ग्रैंडफादर, फादर एंड फिर उसके तीसरी पिढी। ठीक आहे। आपण जसं वाघडो झाला, माधुरी झालं, हे एक चर्चित नाव आहे। म्हणजे काही असे वाघ आहे की ज्यांचे नाव पडद्याच्या मागे आहे किंवा व्यवस्थित सर्वाइव्ह केलं परंतु त्यांचं नाव थोडं मागे राहिलं, असा काही एक्सपिरियंस तुमचा? मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा कोलसा रीजन की 2 टाइग्रेसेस को। पहली है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फीमेल टाइग्रेस, 18 to 19 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन रहा है। उस फीमेल का नाम है हिरडीनाला फीमेल। उसका नाम हिरडीनाला क्यों पड़ा? उस क्षेत्र में हिरडे के झाड़ होता है, अच्छा, जो हिरडा अपन वापरतो, उसके जो पेड़ होते हैं और आसपास से जो कैनल बहता था वो उसका एक्टिव एरिया था, वो उसकी टेरिटरी थी। वो टाइग्रेस ने डिफरेंट अलग अलग टाइम के डोमिनेंट मेल टाइगर्स के साथ रहते हुए एक गुड नंबर ऑफ कब्स को जन्म दिया। जो कब्स आसपास जो कोलसा, झरी, पांगड़ी और उस तरफ का जो ओवरऑल जंगल है उधर काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइगर्स उसने वो फीमेल ने दिए हैं, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दिया जाता, उसके बारे में इतना लिखा नहीं जाता, बताया नहीं जाता और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उसका मेंशन भी नहीं हुआ। उसी तरह से दूसरी जो फीमेल है वही क्षेत्र की, वो है कुआनी। कुआनी फीमेल अराउंड होगी 16 to 17 ईयर्स की।
इस दौरान हमेशा उसके जो कब्ज रहे हैं वो सक्सेसफुल सर्वाइव हुए। 3 से 4 कब्ज अलग अलग जो मेल टाइगर्स द्वारा जो उसको हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक मेल टाइगर दिख रहा है जिसका नाम है मोगली। छोटा मटका के जाने के बाद मोगली ने कुछ एरिया छोटा मटका का लिया है। वो मोगली कुआनी फीमेल टाइग्रेस का बच्चा है, यानी कब है। ऐसे ही कुआनी ने अराउंड ताड़ोबा में 17 से 18 कब्ज उसने दिए हैं, जिसमें से मैक्सिमम सर्वाइव हुए पूरे सर्वाइव पूरे। और कुआनी फेमस है इंडियन गौर का किल करने के। इंडियन गौर जी। जिसकी हाइट और वेट मेरे ख्याल से तो काफी बड़ी होती है, काफी अपने साइज से बड़े शिकार करते हुए और खुद को इंजोर ना करते हुए अपने कब्ज का पालन पोषण करते हुए वो टाइग्रेस ने वो एरिया को प्रॉस्पर किया। वो एरिया की टूरिज्म एक्टिविटी जो पूरी जो केंद्रित रही, हाईलाइटेड रही, वो कुआनी फीमेल के वजह से वो एरिया एक्टिव रहा। और आज भी कुआनी फीमेल वो क्षेत्र में रहती है और वहाँ पे अभी उसको नए कब्ज भी हुए हैं जो उसके 4th to 5th लीटर भी हो सकते हैं। काफ़ी सक्सेसफुली वो रेस कर रही है और उसने अपना कुछ क्षेत्र, जैसे अब वो ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही है, अपने एरिया का कुछ पार्ट उसने अपनी एक जो लास्ट लीटर है उसको दिया है। तो इस तरह से ये दो जो टाइग्रेसेस है, हिरडी नाला और कुआनी, इनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो जोन की तरफ, वो बाकी जो फेमस टाइग्रेस है जैसे माया और ऐसी जो सोनम टाइग्रेस है, मैं मानता हूँ, यानी मेरे को अकॉर्डिंग टू मी वो उनका कॉन्ट्रीब्युशन भी बहुत बड़ा है। त्याबद्दल एवढी माहिती आहे, मला असं वाटतं तुम्ही तिला चांगलंच फॉलो केलेलं आहे। जी सर। साधारणतः किती वेळा भेट झाली असेल तुमची? सर कुआनी टाइग्रेस तो मैंने कह सकता हूँ कि कोलसा में मैंने 500+ सफारीज की है। मुझे 350 बार तो अच्छी साइटिंग कुआनी ने दी है और वो एक लौती टाइग्रेस थी कि जो वो जोन में दिखती ही थी। बाकी कोई टाइग्रेस दिखे ना दिखे, कुआनी फीमेल का तो रोड शो ऐसा था कि वो होता ही था। और वो इतनी बोल्ड टाइग्रेस थी कि एक बार अगर वो रोड पे चलना शुरू कर दे तो 7 से 8 किलोमीटर सर वो चलते ही रहती थी। आपको जिप्सी पीछे लेना पड़ता था लेकिन वो रोड नहीं छोड़ती थी। और जितना डॉक्यूमेंटेशन कुआनी फीमेल का हुआ है इंडियन गौर के किल पे, मुझे नहीं लगता कोई और टाइग्रेस का उतना हुआ है। मला एक विचारायचं आहे, एक फिमेल टायगर अंदाजन किती वेळा, म्हणजे मला एक क्युरियोसिटी आहे की एक किती वेळा प्रेग्नन्सी हे करू शकते, म्हणजे प्रजनन क्रिया तिची साधारणतः किती वर्ष आणि किती वेळा होऊ शकते? सर अभी अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, मैंने जो अभी सबसे ओल्डेस्ट फीमेल में से एक है जो माधुरी फीमेल है, जिसने अपना मोहरली का भी क्षेत्र अपनी डॉटर के लिए छोड़ा, फिर उसने अपनी जो बफर का क्षेत्र है वो भी अपने जो उसकी डॉटर है उसके लिए छोड़ दिया। फिर वो अभी दिखाई देती है पद्मापुर माइंस के आसपास दिखाई थी लास्ट 1-1.5 साल पहले, तभी भी उसको कब्ज थे। तो उसे नाम दिया गया है सुपर मदर ऑफ ताड़ोबा। जब उसको ये नाम दिया गया था तब उसको उसका 4th या 5th लीटर था, यानी वो 4 बार से 5 बार तक माँ बन चुकी थी और एक बार साधारणतः उसको 3 से 4 कब्ज हुए थे। तो इस तरह देखा जाए तो उसने एक लाइफ स्पैन में 18 से 20 बच्चों का कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन ताडोबा। मला वाटते साधारणतः एवढं प्रजनन क्षमता आणि एवढं चांगलं ॲटमॉस्फिअर मला असं फक्त ताडोब्यामध्येच उपलब्ध राहू शकते। डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ सर। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जैसे ही टूरिज्म एक्टिविटी शुरू हुई ताडोबा में, तो आसपास के जो लोकल विलेजर्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, उन्होंने जो डिपेंडेंसी थी फॉरेस्ट पे वो कम हुई। और उससे क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट में इलीगल पोचिंग एक्टिविटीज़, बाहर के शिकारियों को सपोर्ट करना और टाइगर्स और स्किन का जो ट्रेड था वो एकदम से कम हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, गाइड्स हैं, उनको रिसोर्ट्स में नौकरी, फिर जिप्सी चालक, गाइड चालक, फिर जो ताडोबा में आप देखते हैं कि फुट पेट्रोलिंग गार्ड्स जो होते हैं उसमें भी इनको एम्प्लॉयमेंट मिला और अलग अलग क्षेत्र में भी ये काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो शिकार कम हुआ है ताडोबा में, उसका एक बहुत ही हमको मिला है कि ताडोबा एकदम से बूम कर गया। मला हे म्हणजे एक प्लस पॉईंटच वाटतो की जे ताडोबामध्ये कार्य करणारे किंवा जे नोकरीवर लागणारे लोक आहे किंवा जिप्सी चालवणारे किंवा गाईड हे लोकलच असावे
असं जे गव्हर्नमेंटने केलं ते उपयोगीच आहे. लोकल को जैसे ही हमने टूरिज्म एक्टिविटी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दिया, हमने देखा कि 1999 में बाघों की संख्या ताड़ोबा में बताई जाती थी 21 टाइगर्स, 21 सिर्फ. 21 टाइगर्स 1999 में. 2003 तक आते आते ये संख्या 43 बताई जा रही थी. फिर 2011 में 63 हुआ और आज हम 2025 में देख रहे हैं कि ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या मतलब अडल्ट टाइगर की संख्या 115 बताई जाती है. और ओवरऑल चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में 300 प्लस टाइगर्स है. मैं अडल्ट टाइगर्स बोल रहा हूँ, जिसमें 30 महीने के नीचे वाले कब्स का काउंटिंग नहीं किया गया है. एक साधारणतः ॲडल्ट टायगर्स आणि कप्स याची संख्या जर मिळवली तर एक 600 ते 800 असायला हवं. सर इसमें क्या होता है कि सब अडल्ट टाइगर्स काफ़ी मारे जाते हैं. मोस्ट ऑफ सब अडल्ट टाइगर्स अपनी एज के और 2 साल प्लस पकड़िए या जैसे वो 3 साल में अलग होते हैं उसके बाद मोस्टली वो मारे जाते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि 700-800, लेकिन डेफिनेटली 300 प्लस जो है मैं 100 पकड़ सकता हूँ. 400-450 तक तो टाइगर पॉपुलेशन सब अडल्ट को पकड़ के होनी चाहिए चंद्रपूर जिले में. काही मला वाटतं हे टेरिटरीसाठीच जे आपसामध्ये होते ते त्यामुळे आहे की अजून एक काही कारण आहे. सर डेफिनेटली टेरिटरी फार्मिंग के दौरान भी मारे जाते हैं क्योंकि दूसरे मेल टाइगर्स अपने एरिया में किसी भी मेल टाइगर की एंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस कारण वो उन्हें मार देते हैं. प्लस हमने देखा है कि खेतों में जो तार की फेंसिंग लगाते हैं उसमें जो डायरेक्ट करंट लगाया जाता है उसमें भी काफ़ी टाइगर्स मारे जाते हैं. फिर माइग्रेशन के दौरान रोड किल्स हो रहे हैं हाईवेज पे. फिर हम ये भी नहीं नकार सकते कि पोचिंग एकदम से ख़त्म हो गई है. पोचिंग अभी भी शुरू है, एक्टिव पोचर्स हैं. अभी एक बहुत बड़ा पोचर्स राजूरा में पकड़ा गया, उसने भी रिवील किया है कि हमने 40 to 50 टाइगर्स मारे हैं ताड़ोबा लैंडस्केप में. तो मोस्टली ये जो टाइगर्स मारे गए हैं वो सब अडल्ट्स ही हैं जो ताड़ोबा से माइग्रेशन के दौरान जो आसपास के जुड़वी जंगल है वहाँ पे उनका शिकार हुआ है. ताडोबाचा वाघ, त्याची ब्लड लाईन, ताडोबामध्ये वाघांचे नाव यांच्याबद्दल रणवीर सरांनी भरपूरसा प्रकाश टाकला. परंतु ही जेवढी ही माहिती आहे ही पूर्ण नाही आहे. देववाणी डिजिटल माध्यमातून आपण ही माहिती आणखी पुढे येणार आहे. त्यामध्ये वेगवेगळे झोन्स, पुढे काय काय प्रकार आहे, कोणता कोणता झोन आहे, कोणत्या कोणत्या एरियामध्ये वाघांचा एक टेरिटरी कोणाचा कोणता आहे, त्यानंतर बफर झोनमध्ये कोणता वाघ कोणत्या एरियामध्ये असतो याबद्दल, आणि नुसता वाघच नाही आपण अस्वल, लेपर्ड्स यांच्या पण बद्दल माहिती जाणून घेऊ. याबद्दल डिटेल माहिती आपण पुढच्या एपिसोडमध्ये जाणून घेऊ. आमच्यासोबत होते रणवीर सर. सरांनी आपण एवढी माहिती दिली याबद्दल धन्यवाद. बघत रहा देववाणी.